आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज, देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ। और स्पेशल रिपोर्ट में शाम के 4 बजे हम दुनिया जहां की बड़ी बड़ी खबरों के साथ साथ जम्मू कश्मीर की खबरों पर खसूसी तौर पे नज़र रखेंगे। और जम्मू कश्मीर की खबरों में खसूसी तौर पे कल की नज़र सब पे है, कल पे सबकी नज़र है, क्योंकि कल जम्मू कश्मीर में जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने बंद की कॉल की अपील की है। कल शाम देर गई जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू चैम्बर के अहदेदारों ने जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत-ए-हाल को बयान करते हुए प्रॉपर्टी टैक्स पर अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि यकतरफा फैसला, और इस यकतरफा फैसले में सरकार ने न पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लिया, न ताजरों से बात की। और इन हालात में जम्मू कश्मीर में इनकम टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाना शायद सही नहीं है। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक प्रॉपर्टी टैक्स पर वाविला चलता ही आ रहा है और पिछले कई दिनों से जम्मू में वाविला के दौरान कई महाजों पे सरकार को बैकफुट पे आना भी पड़ा है। लेकिन कल ट्रेडर्स की हड़ताल या चैम्बर की हड़ताल के बाद कल शाम को कई विवाद देखने को मिले। और सबसे पहले विवाद जहां अपोजिशन की दूसरी जमातों ने इस हड़ताल को सपोर्ट करने की कोशिश बात भी की, वहीं कल ट्रांसपोर्टर्स ने जम्मू में शाम देर गई बयान देना शुरू किए और ट्रांसपोर्टर्स ने बताया कि वो इस कॉल का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सुबह भी ट्रांसपोर्टर्स ने इस हवाले से बयान दिया और बताया कि फिलहाल वो इस हड़ताल से अपने आप को मुस्तस्ना रखते हैं। क्या कुछ ताज़ा तहरीर निकल के आ रहा है, क्या कुछ जम्मू का समीकरण बनता आ रहा है, और किस तरह से अपोजिशन की सारी जमातें जो है कहीं न कहीं इस बंद की अपील, जो हड़ताल की कॉल है, बंद की कॉल है, उसका सपोर्ट करिए। वहीं ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल कितना बड़ा माने रखती है। सीधा जम्मू चली गई रितिका राजपूत के पास। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया राजपूत। रितिका, क्या सिचुएशन निकल के आ रही है? रितिका, क्या बताते हैं जम्मू के आर्म्स लोग और ट्रेडर्स से लेके ट्रांसपोर्टर्स किस तरह से कल के दिन पे नजर रखे हुए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स लगने के विरोध में जम्मू में कल जम्मू बंद का ऐलान किया गया है। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रधान अरुण गुप्ता की कल जो एक प्रेस वार्ता हुई थी जिसमें उन्होंने पूरा साफ कर दिया था कि वो जम्मू बंद का ऐलान कर रहे हैं और अब से आगे भी अगर सरकार ने इस पे गौर नहीं किया, इस फैसले को बदलने की तरफ प्रयास नहीं किए, तो आने वाले समय में अगर बड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे तो वो उठाएंगे। परंतु इसी पे अगर ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, उनकी तरफ से आज एक प्रेस वार्ता की गई जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि गाड़ियों को फिलहाल के लिए बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग स्थानों पे गाड़ियां चलती हैं जिसके चलते आम जनता को समस्या का सामना ना करना पड़ जाए, इसीलिए वो गाड़ी बंद नहीं करेंगे। परंतु सरकार से जो लड़ाई है उसमें सब साथ मिलके ही लड़ेंगे। रितिका, ट्रांसपोर्टर्स इससे अलग हो चुके हैं, अपोजिशन की बहुत सी जमातें जो है इस बंद को सपोर्ट कर रही हैं। क्या कोई ऐसी जमात है जो इस बंद का विरोध कर रही है, बंद का सपोर्ट कर रही है? जम्मू में आम जनता क्या कहती है? अगर बंद के समर्थन की मैं बात करूं, आम जनता से लेकर राजनीतिक दलों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी तरफ से पूर्ण रूप से समर्थन किया जा रहा है, क्योंकि आम जनता का भी यही कहना है कि जिन जगहों पे वो कई सालों से रह रहे हैं, जहां पे उनके पूर्वज रहा करते थे, उन्हीं जगहों पे वो भी रह रहे हैं और अपनी ही जगहों जमीनों पे अगर उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ जाए, वो भी बिना किसी वजह के, तो कहीं ना कहीं से वो सरकार के इस फैसले के फेवर में कहीं से भी नहीं है। तो राजनीतिक दलों की अगर मैं बात करूं, पीडीपी ने खुल के समर्थन किया है। जम्मू कश्मीर में सरकार के पिछले 3 महीनों के यानी जनवरी फरवरी मार्च में पहले डिमोलिशिंग ड्राइव, उस पर जनता का विरोध देखने को मिला, और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स और फिर ये ऐप टैक्स। क्या ये बंद जो है ये तीनों मुद्दों को लेके है या सिर्फ टैक्स को लेके है? थोड़ा सा अगर आपके पास कोई जानकारी हो हमारे दर्शकों को बता दें। जी, आपको बता देना चाहते हैं, जो डिमोलिशन ड्राइव चली थी उसके बाद काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे, लोगों ने अपनी समस्याएं उजागर की थी और उसके बाद लोगों को राहत भी दी गई थी। और अब जाके जो जम्मू बंद का ऐलान किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में किया गया है। यानी क्या लगता है रितिका, क्या कल आपको बंद लगता है या नहीं लगेगा? क्या आपका अनुमान क्या है, जो आप दिन भर लोगों से बात करती रही, क्या आपको जो ग्राउंड सिचुएशन नजर आ रही है? जी, अगर लोगों की हम बात करें, लोग पूर्ण रूप से इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि हम पूरे तरीके से दुकानें बंद रखेंगे, किसी भी तरीके के कार्य को कल आगे नहीं बढ़ाएंगे और ये होगा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका राजपूत जम्मू से, मेरी सहयोगी, मेरी रिपोर्टर जम्मू से रितिका राजपूत। और पूरा दिन ये जम्मू के मुख्तलिफ क्वार्टर्स को खंगालती रही, समझने की कोशिश करती रही और अपनी सूझबूझ समझ से काम लेते हुए जम्मू में कल के बंद का क्या असर होगा उसके परिणाम, उसके नताज निकालने की कोशिश करी थी।
तो साफ तौर पे सुनिए सरकार की बात आ जाती है, सरकार के खिलाफ महाज प्रॉपर्टी टैक्स का, और उसमें अभी तक के आदाद शुमार हकीकी ज़मीनी हकायक जो हैं वो यही आते हैं कि लोग नाराज़ हैं प्रॉपर्टी टैक्स लगाने से। प्रॉपर्टी टैक्स लगाना देना हर शहरी की जिम्मेदारी है, लेकिन वो शहरी क्या देगा जिसको अपने खुद के खाने के लाले पड़े हों। और पिछले 20 सालों से जम्मू से लेकर कश्मीर तक की सिचुएशन रही है उसमें जम्मू कश्मीर उतना ग्रो नहीं कर सका है। अब सरकार कोशिश करती है जम्मू कश्मीर को एक नया प्लेटफॉर्म देने की, एक नया समीकरण या एक नया डायमेंशन देने की, लेकिन अभी दिल्ली दूर है। इब्तिदा में ही टैक्स लगाया जाए तो फिर आगे क्या होगा, ये भी बहुत से लोग कह रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में इन्हीं मुद्दों पर सियासी जमातें भी काफ़ी सरगर्म हैं। बताएं या आपको याद दिलाएं, उमर अब्दुल्ला के वालिद फारूक अब्दुल्ला उम्रा पे थे, और उम्रा पे जाने के बाद सोशल मीडिया पर फारूक अब्दुल्ला की तस्वीर खूब वायरल हो रही थी, और उनमें काफ़ी लोग अपने अपने हिसाब से कमेंट्स भी कर रहे थे, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ तंज और कुछ माजी याद दिला रहे थे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जब वापस आए तो श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने उनका वालिहाना इस्तकबाल भी किया, और आज बाद दोपहर फारूक अब्दुल्ला हजरत बल में नमाज जुमा अदा करने के लिए पहुंचे थे। जब हजरत बल पहुंचे तो फारूक अब्दुल्ला के तेवर मिजाज बदला हुआ था, लेकिन कल शाम को ही आपको याद दिलाते चलें, फारूक अब्दुल्ला ने कल शाम को ही श्रीनगर पहुंचने के फ़ौरन बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से बात की तो उन्हें बताया गया कि कज़िए पे कज़िया, और इस कज़िए में अब नया स्टूडेंट्स का कज़िया, एपटेक का कज़िया, और इन्हीं एपटेक से लेके डिमॉलिशिंग ड्राइव और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स, इन्हीं कज़ियों को जब कल शाम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज़ेर बहस लाया तो फ़ौरन चिट्ठी दाग दी, सभी सियासी जमातों को बताया कल की तारीख, जम्मू की डेट, कल का वेन्यू जम्मू का, और जम्मू में कल ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई जाएगी और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत-ए-हाल पर बात भी की जाएगी। फारूक अब्दुल्ला आज जब हजरत बल पहुंचे तो उनसे पूछा मीडिया के लोगों ने कि आप उम्रा पे गए थे, क्या दुआ मांगी आपने वहां पे, और जब वापस आए तो चिट्ठी क्या लिखी, क्यों लिखी? ज़रा फारूक अब्दुल्ला को सुनिए क्या बताते हैं, कितनी दुआएं मांगी, कितनी कबूल हुई, और क्या कुछ उन्होंने उम्रा से लेके मक्का मुअज़्ज़मा से लेके कश्मीर तक की सूरत-ए-हाल बयान की। सुनिएगा फारूक अब्दुल्ला को। सबसे बड़ी दुआ जो अल्लाह के दरबार के सामने मैंने की, काबे के सामने, वो ये थी कि अल्लाह ताला हम लोगों की मुश्किलें आसान करे, हम लोगों के लिए, हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों को अफू करे और हमें फिर से अपनी रहमत से हम लोगों को इस मुश्किल से निकाले। कि कल है, कल उसमें हमें ये सिचुएशन जो हमारी रियासत की उसके ऊपर हम लोग बैठ के बात करेंगे। फारूक अब्दुल्ला, रब करे आपकी दुआएं कबूल हो और कल की मीटिंग भी आपकी जो है, जिसमें आपको जिस तरह से आपने एक प्रोग्राम बना रखा है वो पूरा हो जाए, क्योंकि हमारे पास जो खबरें हैं कल की मीटिंग में लगभग जम्मू कश्मीर की सभी सियासी अपोजिशन की जमातें जो हैं वो इसमें शिरकत कर सकती हैं। हमने कांग्रेस से भी कल पहुँच जाने की कोशिश की, क्योंकि अब तक कांग्रेस कोई भी ऑल पार्टीज मीटिंग वगैरह को PAGD के साथ जोड़ के देख रही थी, लेकिन हमने कांग्रेस के कुछ अहदेदारों से बात की, वकार से बात की, तो हमें मालूम हुआ कि कांग्रेस भी कल इस मीटिंग में पर तोल रही है जाने के लिए, और उसके साथ साथ जम्मू के जो दूसरी सियासी जमातें वो भी कल आ सकती हैं, चाहे उसमें चौधरी लाल सिंह की पार्टी हो, पैंथर्स हो, या जम्मू की जो दूसरी पार्टी है, इवन की शिवसेना भी पिछली बार आई हुई थी। लेकिन अब हमें इंतजार कल का है। बाद दोपहर जम्मू के बठंडी के इलाके में जब फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर मीटिंग होगी तो उसके क्या नतीजे निकल के आते हैं। लेकिन श्रीनगर से लेकर जम्मू तक कल की मीटिंग के हवाले से गहमा गहमी है, और गहमा गहमी की सबसे बड़ी वजह जो नौजवानों का जो फ्यूचर है, जिस पे सवाल उठे लग रहे हैं, जिस पे सवाल उठते हुए पिछले काफ़ी वक्त से साल 2023 में लगभग जितने भी सरकार की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ के हवाले से जितने भी इंटरव्यूज़ वगैरह हुए उनमें कहीं ना कहीं सवाल उठे। CBI से लेकर NIA तक की इंक्वायरीज देखने को मिली, और सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर में जो पुलिस का अपना पुलिस सब इंस्पेक्टर्स, प्रोबेशनरी पुलिस सब इंस्पेक्टर्स का जो लिस्ट था उसमें भी घोटाला देखा गया, और उसको भी बाद में NIA के हवाले किया गया। और फिर अब और नौकरियां और मामला को लेकर जम्मू कश्मीर में जब बात आई जाती है तो एक ऐसी कंपनी की बात की जाती है जिसके बारे में बताया जाता है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने हिंदुस्तान को लूटा, और ये जो नई कंपनी आई हुई है ये देश के किसी ऐसे राज्य से आई है जहां पे उसका अपना रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर जाके ये लोगों का रिकॉर्ड तबाह करने वाली है, क्योंकि इसके माजी के रिकॉर्ड में घोटाले हैं, गपले हैं, और इन्हीं और गपलों और घोटालों की बात सभी सियासी हलकों में की जा रही है। श्रीनगर में आज PDP ने भी इस पर मीटिंग बुलाई हुई थी, और PDP के सीनियर लीडर इकबाल
इकबाल तंबू के साथ साथ दूसरे लीडर ने जब श्रीनगर में आज बात की तो बात बताई कि नौजवानों का जो मुस्तकबल है वो एक कोशिश या एक साजिश के तहत मखदूश किया जा रहा है, क्योंकि ये जो एपटेक है ये बाज़ाब्ता तौर पे उस साजिश का हिस्सा है। न जाने क्यों पिछले 15 दिनों से जम्मू से लेकर कश्मीर तक आम नौजवान मुजाहरे भी करते हैं, सियासी जमातें बयान भी दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इस पर बड़ा रद्दअमल नहीं आ रहा है, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। ये भी आज पूछा जा रहा था और पूछे जाने के पीछे बताया जा रहा था कि कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। ये सवाल अपनी पीडीपी के लीडर इकबाल तंबू श्रीनगर में पूछ रहे थे और बता रहे थे कि कहीं हम किसी बड़े बंवर में जाने वाले तो नहीं हैं। का आना एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये अब तक का आना एक सोची समझी एक स्कीम है। ये बजाते खुद इन इटसेल्फ इज अ बिग करप्शन केस। और सुनने में ये भी आया है इसमें बहुत आला टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व है। कुछ तो ये रियासत छोड़ के भी चले गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट ये रिपोर्ट्स है। तो ये इतना बर्निंग इशू है हमारे यूथ के साथ और रिक्रूटमेंट के हवाले से और उनके फ्यूचर के हवाले से। जो टाइम निकल गया, जो लिस्ट कैंसिल हुआ, अब क्या वही स्टूडेंट अगेन इस इम्तिहान में जब भी वो कंडक्ट किया जाएगा, क्या उनकी कोई एज रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होगी कि अब वो एलिजिबल ही नहीं होंगे? सो दिस इज लाइक स्पॉइलिंग देयर एंटायर फ्यूचर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एंटायर फ्यूचर पे सवाल उठ रहे हैं, रोक लगाने की कोशिश तो नहीं है। और जिस तरह आपने सुना, इकबाल तंबू ने बताया कि ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, करप्शन का उन्होंने सीधा इल्जाम लगाया, तहकीकात की बात की जा रही है, मांग की जा रही है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के जीएम शाहीन भी सरापा एहतजाज हैं और बहुत ज़्यादा एहतजाज की बात करते हुए बता रहे सरकार पर सीधा इल्ज़ाम लगाते हुए बताते कि सरकार सुनती क्यों नहीं है, क्या सरकार सुननी और देख नहीं सकती है? इस तरह के इल्ज़ाम जनता दल यूनाइटेड के सदर जीएम शाहीन ने आज श्रीनगर में ऐप तक से लेके पिछले कई दिनों के अहकामात और हुक्मनामों पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए बताए। जरा सुनिएगा जीएम शाहीन क्या बताते हैं। जो इस वक्त प्रेजेंट जो इंतजार ये गवर्नमेंट हमारी है, वो बिल्कुल उन्होंने अपने कान भी बंद किए हैं और आंखें भी बंद की है। आप देखिए पिछले कितने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार टस से मस नहीं हो रही है। बट ये बिल्कुल गलत है, इस चीज को देखना चाहिए। अगर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों बाहर की कंपनी उसको ऐसे को आप परमिशन दे रहे हो? और उन भविष्य जो है जम्मू कश्मीर के बच्चों के उन कंपनियों के हाथ में जो ऑलरेडी बाकी स्टेट्स में बैन है, जिनको ब्लैक। चलिए, ये जीएम शाहीन श्रीनगर में आज मीडिया से बात कर रहे थे, जनता दल यूनाइटेड के जम्मू कश्मीर के सदर, और बात कर रहे थे कि बात दिल्ली तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन बात दिल्ली तक हमने भी पहुंचाने की कोशिश की। हमने अभिजीत जसरोटिया बीजेपी के बड़े लीडर हैं, उनको आज श्रीनगर में ये पूछ ही डाला, हमारे नुमाइंदे ने उनसे पूछ डाला कि सबसे पहले ये जो सारे मामलात हैं, सरकार अच्छा करती है, लेकिन कहीं न कहीं जितना अच्छा करे 100%, अगर 70% सरकार करने की कोशिश करती है, बीच में 1% का कहीं पे गलत हो जाते तो उसके बाद सारा 70 के 70 यानी सभी किए किराए पर पानी फिर जाता है। और सरकार के इस किए किराए पर पानी फिर जाने के बाद सबसे बड़ी चोट बीजेपी को ही लगती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सारा ठेकरा जो है वो बीजेपी के मथे ही ठोका जाता है। और इसी मामले को लेकर हमने अभिजीत जसरोटिया से आज श्रीनगर में पूछा। सबसे पहले हमारे सवाल यही था कि जम्मू में ऑल पार्टीज मीटिंग हो रही है, तो इस ऑल पार्टीज मीटिंग के पस मंजर में बीजेपी क्यों नहीं आ रही है? बीजेपी को क्या दावतनामा नहीं मिला था? उसको भी आना चाहिए था। तो अभिजीत जसरोटिया से हमने 2 मुद्दों पर बात की। पहले सुनिएगा क्या बता रहे हैं ऑल पार्टीज मीटिंग के हवाले से। कश्मीर के लोगों ने इन परिवारों को सिरे से नकार दिया। कश्मीर के लोगों ने इनसे हिसाब किताब लेना शुरू किया कि मुझे बताएं 50-60 साल का मेरा पैसा कहां पर है फारूक साहब, मेरा कब पैसा कहां है? मुफ्ती परिवार से पूछ रहे हैं, कांग्रेस वालों से पूछ रहे हैं, ये जवाब नहीं दे पाते हैं। जब जवाब नहीं दे पाते तो अपने आप को बचाने के लिए सभी लोग इकट्ठे हो जाएं, एक मुद्दा बताएं जो कहीं पर आम इंसान के साथ कंसर्न है, जो उनके पास है। तो एक मुद्दा भी इनके पास है। इनका एक ही मुद्दा है कि मेरा परिवार कैसे बचे और मेरे जो रिश्तेदार हैं वो कैसे बचे। आम लोगों के लिए ये ग्रुप, अगर आम लोगों के लिए ग्रुप बना होता तो मैं जरूर इनको वेलकम करता। अगर फारूक साहब ने हमें नहीं बुलाया तो क्या बात है? फारूक साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी से आपको इतना क्या है? आप हमें भी बुलाते, हम जरूर आते, लेकिन आपके मंसूबे शायद ऑल पार्टी मीटिंग करने की नहीं है। आपकी जो मंसूबे हो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ एक अपोजिशन खड़ी करने की है। अपोजिशन खड़ी कीजिए, पर हेल्दी अपोजिशन खड़ी कीजिए। एक ऐसी अपोजिशन का रोल निभाइए।
अभिजीत जसरोटिया ये श्रीनगर में बात कर रहे थे और बता रहे थे कि ऑल पार्टीज मीटिंग सिर्फ आल बचाओ माल बचाओ है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी या दूसरी जमातें जिन पे ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं उनने सिर्फ अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करना है। लेकिन जम्मू में हमने एपटेक से भी के हवाले से भी पूछा, क्योंकि बच्चों ने मुजाहरे किए, बच्चों पे पानी फेंका गया, बच्चों पे टेयर गैस भी ना सही लेकिन हल्का फुल्का पथराव भी देखने को जम्मू में, या हल्का फुल्का माफ़ कीजिएगा लाठीचार्ज देखने को मिला, कुछ गिरफ्तारियां देखने को मिली। तो हमने पूछा अभिजीत जसरोटिया से ये सब कुछ क्या है, तो अभिजीत जसरोटिया ने इस बात का एतराफ़ किया कि अभी सिस्टम बड़ा ढीला है। जरा सिस्टम कितना ढीला है अभिजीत जसरोटिया ही बताएंगे। देखिए मैं एक चीज़ अभी भी समझता हूं कि कहीं ना कहीं सिस्टम अभी 101% फुल प्रूफ नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ पुरानी भेड़ें अभी भी उस सिस्टम में ऐसी हैं जो इस सिस्टम को खराब कर देती हैं। लेकिन क्या किसी एक भी ऐसी चीज़ से किसी ऐसे इंसान को नौकरी मिली है जिसका हक ना बनता हो? ऐसा तो नहीं हुआ जो पहले होता रहा। अब हकदार को हक मिलेगा, कहीं ना कहीं बीच में थोड़ी बहुत अगर भूल चूक होती है उसको भी सुधारने का बड़ी तरह से कोशिश की जा रही है। लेकिन 30 सालों की एक अराजकता है जिससे हम लोग निपट रहे हैं। और नाज़रीन जरा चलिए आप दूसरे मुद्दे पर चलते हैं। और दूसरा मुद्दा मजहबी मुद्दा और मजहबी मुद्दे या मजहबी अमूर के इंचार्ज दरख्शान इंद्राबी खित्ते चनाब या खित्ते राजौरी के दौरे पे हैं। खित्ते पीर पंचाल के दौरे के दौरान कल उन्होंने शादरा शरीफ का दौरा किया था, तो आज उन्होंने बाबा मक्खन शाह की दरगाह पे हाजिरी भी दी और यहाँ मस्जिद पर हो रहे काम की तामीर का जायज़ा भी लिया। यहाँ उन्होंने दरगाह के साथ साथ दूसरे मामला पर भी नज़र रखी और ये भी बताया कि नई इमारत को में तब्दील करने के हवाले से इकदाम उठाए जाएंगे। दरख्शान इंद्राबी ने अवाम से अपील भी की कि मुक़द्दस महीना आ रहा है और इस महीने के हवाले से जो इकदाम हैं वो ज़रूरी तौर पे उठाने की ज़रूरत भी है। दरख्शान इंद्राबी को ज़रा फ़ौरन सुन लेते हैं और उसके बाद दूसरी खबर पे चलेंगे। देखिए आप खुद देख रहे हैं कि मक्खन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह तो दरगाह लग ही नहीं रही है। दिल तो बिल्कुल ही बेजार सा हो गया यहाँ पे आके, इसलिए कि यहाँ की हालत देखकर कि इतनी बड़ी दरगाह को इस तरह से रखा गया है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम यही चाहेंगे। दरख्शान इंद्राबी और वक़फ़ चेयरपर्सन और खत्ते पीर पंचाल के दौरे पे। लेकिन आपको बताएं वक़फ़ के हवाले से जम्मू के गोल मार्केट की ज़मीन वक़फ़ की है, कौन खा गया है? दरख्शान इंद्राबी जी आज शाम अगर हमें बता देंगी तो हम भी खुश हो जाएंगे। हमें मालूम हो जाएगा कि वो दरख्शान इंद्राबी साहिबा जो ज़मीन निकालने की वक़फ़ के असासों की रखवाली की बात करती है, क्या जम्मू के गोल मार्केट की ज़मीन की रखवाली करेगी तो करेगी, अल्लाह बिस्मिल्लाह, नहीं करेगी तो हम भी बैठे हम भी बताते रहेंगे। और नाज़रीन आपको ज़रा एक और मामला भी बताते चलें। कल बडगाम के इलाके में एक वाक़ा पेश आया था और जहां लड़ाई के एक झगड़े के दौरान मौत का मामला भी देखने को मिला था। और आज पीडीपी के सीनियर लीडर मोहम्मद यासीन ने वहां मौके पर जाके मामलात भी किए और ताज़ियत का इजहार भी किया। मोहम्मद यासीन ने इस मौके पर ताज़ियत का इजहार करते हुए बताया कि हालात इस तरह के बने हैं और इन हालात में जो वाक़ात हुए हैं वो बहुत ही अफसोसनाक हैं। तहम उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की कि इस वाक़े में को तरजीह बुनियादों पर हल करके जो भी सज़ावार है, कसूरवार है, उसको सज़ा फ़ौरन दी जानी चाहिए। आज हम कुजवेरा तहज़ीयत पे आए तो यहाँ पे जो कल वाक़ा हुआ है, जो कल कत्ल हुआ है, तो इनके लवाकी ने हमसे बात की है कि हमें इंसाफ मिलना चाहे। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, खासकर मेरी डीसी साहब से और एसएसपी बडगाम से मेरी गुजारिश है कि वो इस पर तक जाए। मोहम्मद यासीन भट्ट पीडीपी के सीनियर लीडर और बडगाम से उनका ताल्लुक। और आपको नाज़रीन श्रीनगर के लाल चौक का माइसमा का वो इलाका जो गुंजान आबादी वाला इलाका दिखा है वो दिखा देते हैं। माइसमा में दौरान शब आग की हौलनाक वारदात में 7 के करीब दुकानों के नजर आतिश होने की खबर है और बताया जाता है कि यह आग खुर्शीद अहमद डार के शॉपिंग कम्प्लेक्स से नमूदार हुई और 6 दुकानें मुकम्मल तौर पर इस आग की नजर हुई, जबकि एक दुकान को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा। आग लगभग सुबह 3:30 बजे लगी थी और मुकामी फायर सर्विस अमले और मुकामी लोगों की बरवकत और अनथक मेहनत के बाद इस आग पे काबू पाया गया। माइसमा का इलाका गुंजान आबादी वाला इलाका और गुंजान आबादी वाले इस इलाके में आग की इस वारदात ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है और ख़ास तौर पे आज के इस वाक़े में रियाज अहमद खान की दुकान,
इरफान शफ़ी और मुश्ताक अहमद के साथ साथ रियाज अहमद की दुकान भी शामिल है और माल के कम्प्लेक्स या माल की दुकान को भी नुकसान पहुंचा है। उधर पुंछ के मंडी के इलाके में भी आग की एक खौफनाक वारदात हुई है और जिसमें एक रिहायशी मकान खाकस्तर हुआ है, जबकि इस आग के वाक़े में 7 के करीब मवेशियों के जलकर मारे जाने की खबर है। ये रात बाबलक इलाके में मोहम्मद शरीफ नामी एक शख्स के घर से आग नमूदार हुई और जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक आग काम कर चुकी थी और लाखों रुपए का माल असबाब के साथ जान जो है मवेशियों को भी वो भी अपने साथ ले गया था। मवेशियों की जान ले गया था। ये मंडी इलाका, पुंछ का मंडी इलाका, वहाँ पे ये दौरान शब आग का वाक़ा नमूदार हुआ है। लेकिन हम ज़रा कश्मीर चलते हैं और कश्मीर में अभी कुछ देर पहले जो है महकमे ज़राअत के डायरेक्टर ने खुद कार्रवाई करते हुए पुलवामा के लासीपोरा के इलाके में बड़े पैमाने पे खाद जो है सरकार की खाद वो बाज़ार में या यूं कहीं फैक्ट्री में किसी और काम के लिए जो एग्रीकल्चरल खाद है उस काम के लिए इस्तेमाल में प्लाई फैक्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए एक खाद थी, उसको ज़ब्त किया और लगभग 40 क्विंटल के करीब ये खाद जो है ये वहाँ पे ज़ब्त की गई है। हम कोशिश करते हैं, हमारे साथी नुमाइंदे वहाँ पे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो वहाँ पे हैं तो क्या कुछ है। मुजम्मिल जुड़ चुके हैं मेरे साथ, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। तफसील बताइए क्या वाक़ा पेश आया है और कितना बड़ा मार्का है, क्योंकि हमारे यहाँ चोर तो बहुत ही, अब चोर और उस पर सीना जोर ये भी मामला आते हैं। ज़रा बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं। जी मैं आपको बताना चाहूंगा सनम कि जो यहाँ पे जी बताइए में लगाई गई थी जो यूरिया जो सब्सिडाइज्ड खाद होती है जो किसानों को दी जाती है वही खाद यहाँ पे आज पकड़ी गई है। जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो कश्मीर है वो यहाँ पे आया था और डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर वो भी यहाँ पे आए हैं और उसी हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो यहाँ पे तहसीलदार है जो मजिस्ट्रेट है वो भी यहाँ पे पहुंचा हुआ है और यहाँ के मुकामी SHO जो यहाँ के SHO है वो भी यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल लगभग कितनी खाद पकड़ी गई है? तकरीबन यहाँ पे 50 क्विंटल के करीब यहाँ पे खाद पकड़ी गई है जो यहाँ पे बिल्कुल बरामद की गई है, सीज की गई है अभी। तो बिल्कुल यहाँ पे अभी भी इसकी जांच चल रही है। बाकी जितनी भी फैक्ट्री प्लाईवुड फैक्ट्री है वो भी यहाँ पे। ये प्लाईवुड फैक्ट्री का पता नहीं, तो ये तो पता नहीं है किसकी है, ये पता चला कुछ? बिल्कुल ये प्राइवेट फैक्ट्री एक है जो यहाँ पे लासीपुरा में है, वहीं पे ये खाद जो है वो बरामद हुई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भट्ट पुलवामा से, हमें ताज़ा लासीपुरा पुलवामा से। और आप देख रहे हैं तस्वीर में डायरेक्टर एग्रीकल्चर खुद इस मामले पे नजर रखे हुए हैं। ये खाद जो है ये खेतों की खाद है, ये सब्सिडी पे मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ चोरी और सीना जोरी भी। फैक्ट्री वाला ये खाद लेके वो प्लाई बोर्ड बना रहा है, उसमें प्लाई बोर्ड में ये खाद शायद कहीं इस्तेमाल होती है, तो सब्सिडी की खाद को इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत है और टूरिज्म इंडस्ट्री में हम आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं। ये कश्मीर के जाते जाते साथ में हम ये है बादामवारी और ये तस्वीर वो तस्वीर है जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। बादामवारी, अब बादाम खिल चुके हैं और मौसम कश्मीर का बदल चुका है, वो खूबसूरती कश्मीर की आ चुकी है। और इस बादामवारी के साथ साथ आपको कश्मीर की और भी तस्वीरें दिखाएंगे, हम तस्वीरें भी दिखाएंगे साथ साथ में। अगर मेरे साथ इरफान फाजिल जुड़ पाते हैं तो वो मज़ीद तफसील बताएंगे, क्योंकि सारे मामले पे वो थे। अगर इरफान फाजिल भी बताते रहें तस्वीर, अगर हम कश्मीर की खूबसूरती की दिखाएं तो बहुत मज़ा आएगा। और जिस तरह आपने ट्यूलिप गार्डन की तस्वीर भी देखी, और ट्यूलिप 19 मार्च से खोला जा रहा है। ये श्रीनगर के डल झील के किनारे ट्यूलिप गार्डन है। इरफान ज़रा बताइए, पहले ज़रा हमें बताइए क्या कुछ सूरत हाल है ट्यूलिप से पहले, अगर हमें आप बताएं बादामवारी की। देखिए सनम जी, जहां तक बादामवारी का ताल्लुक है, बादामवारी जो है कश्मीर के बैकग्राउंड को लेकर मैं बात करूं तो इसका एक जबरदस्त इम्पैक्ट है, क्योंकि सदियों से वहां पर जश्न कश्मीर और साथ ही साथ सिंगाड़ों की जो हिस्ट्री है वो बखूबी बयान की जाती है। क्योंकि देखा जाए तो एक ऐसा खूबसूरत वक्त गुजरता था पहले जब लोगों को लगता था कि अब स्प्रिंग का आगाज हो गया है। विजुअल्स के जरिए जब आप ये ब्लॉसम्स देखते हैं, बादामों के शगुफे देखते हैं, तो इससे अंदाजा लगा सकता है कि मौसम सरमा से हम बाहर चले गए हैं। अब जी हाँ, धीरे धीरे फूलों का आगाज होगा, नए नए फूल खिलेंगे ब्लॉसम्स के साथ साथ। सोदाम, यादाम और बादाम। इरफान जरा ट्यूलिप बताइए, 19 को खुल रहा है, कितने लाख फूल है?
देखिए तकरीबन 15 लाख के करीब ट्यूलिप बल्ब्स है और जी हाँ तकरीबन 16 तारीख के बाद ये जो है गार्डन्स पूरी तरह से ओपन किया जा रहा है। मगर सनम जी जहां तक ब्लूम का ताल्लुक है, ब्लूम जो है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक पे फुल होता है। स्टार्टिंग में तो अभी अगर देखेंगे तो धीरे धीरे हल्के हल्के जो है वहां पर ट्यूलिप्स तो होंगे, मगर जिस तरीके से एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन और उसके साथ साथ नए वाटर कैनल, फाउंटेन्स, लाइटनिंग, इल्यूमिनेशन, कई सारी चीजें इस बारी ऐड की गई है। और गार्डन का जो थर्ड फेज है वहां पर कुछ फ्रूट्स के ट्रीज भी लगाई गई है, चेरी गार्डन को भी सजाया गया है। इरफान, जबकि चलिए पिछले इरफान, बार भी बहुत शुक्रिया इरफान, बहुत मजा आया, सुनने को आ रहा था, लेकिन क्या करूं वक्त इजाजत नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। लुलाब सुगाम, यादाम यादाम और बादाम बादाम, ये कश्मीर के बारे में काफ़ी कहा जाता है और फिर अगर कहें तो ट्यूलिप की अपनी कहानी है, लेकिन मुझे वक्त इजाज़त नहीं देता है। अगला बुलेटिन आ रहा है आपके लिए, साहिल अमीन कश्मीरी में कश्मीरी खबरें लेके आ रहे हैं, लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि रब कायनात की रही मर्जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात दूसरे बुलेटिन में। आप देखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, सुनिएगा साहिल अमीन को एक तजारती वक्फे के बाद। अल्लाह हाफिज़।